क्लाइमेट समझने के लिए हमें सबसे पहले तो समझना पड़ेगा कि ये हमारी इक्वेटर लाइन है। दिस इज द इक्वेटर लाइन। इक्वेटर लाइन, इस इक्वेटर लाइन पर हमारा जो है वो भारत देख, यहाँ पर हम ऑस्ट्रेलिया का मैप देखते हैं। दिस इज ऑस्ट्रेलिया। ये जो मैप है ऑस्ट्रेलिया का, ऑस्ट्रेलिया लुक, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो हमारी इक्वेटर लाइन है, एक लाइन हमारी यहां से गुजरती है। हो जाती है। एक लाइन हमारी ऑस्ट्रेलिया से, ये हमारा इंडिया का मैप है। ठीक है बेटा, आज का जो टॉपिक है वो है क्लाइमेट। क्लाइमेट, तो क्लाइमेट में जो हमारे यहाँ का क्लाइमेट ऐसा क्यों है, उसके पीछे रीजन है। यहाँ पर देखिए, आप जब बात करेंगे तो देखो बेटा, हमारा ये पोल है, ये है नॉर्थ पोल और ये है साउथ पोल। ये नॉर्थ पोल और ये वाला साउथ पोल। इस नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बारे में जब हम डिस्कस करते हैं तो हमें 66 डिग्री, ये सब जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इसको एन से डिनोट करते हैं, यहाँ पर ये सदर्न हेमिस्फीयर में इसलिए हम साउथ से डिनोट करते हैं। ये चीजें हमारे पास मौजूद हैं, राइट। अब देखिए, हमारा जो सिस्टम है वो, ये जो ट्रेड विंड्स हैं, उन ट्रेड विंड्स का जो मैप बनेगा वो आपकी डायरेक्शन ये होगी। और यहाँ पर जो ट्रेड विंड्स जो साउथ से आएंगी, उन ट्रेड विंड्स का डायरेक्शन ये होगा, राइट। यहां से जो वेस्टर्ली जाती हैं उनकी डायरेक्शन आपकी ये होगी। और यहां से जो वेस्टर्ली जाएंगी वो डायरेक्शन, और ये जो हमारी पोलर विंड्स जाएंगी उनकी डायरेक्शन ये होगी। पोलर, पोलर विंड्स, राइट। क्या कोई हमको बताएगा कि इन विंड्स की डायरेक्शन जो मैंने बनाई है, इसके पीछे रीजन क्या है? इज देयर एनीबडी गोइंग टू टेल मी व्हाई वी हैव plotted these lines in such a manner? Is there any philosophy before this? Is there any rules behind this? ऐसा कोई रूल है या ऐसी कोई फिलॉसफी है? रोटेशन ऑफ अर्थ, ओके, रोटेशन ऑफ अर्थ। तो रोटेशन ऑफ अर्थ जो है, रोटेशन ऑफ अर्थ, तो रोटेशन ऑफ अर्थ से हम क्या डिसाइड करते हैं आशीष? इक्वेटर सनलाइट इफेक्ट, नो, नॉट इक्वेटर सनलाइट इफेक्ट आशीष। पहले वाला आशीष जो है रोटेशन, जो आपने बताया कि जो अपने हाई प्रेशर लो प्रेशर, ये तो बाद में क्रिएट होते हैं। सबसे पहले देखो, जो रोटेशन होता है, इस रोटेशन के कारण एक फोर्स लगता है जिसे कहते हैं कोरियोलिस फोर्स।
कोरियोलिस कोरियोलिस फोर्स कोरियोलिस फोर्स कोरियोलिस फोर्स लगता है हम लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा। मंजू देखो, ये जो विंड्स की डायरेक्शन मैंने बनाई है उसके पीछे जो मेन लॉजिक है वो है इसका रोटेशन। इस रोटेशन के वजह से कोरियोलिस फोर्स काम करता है। कोरियोलिस फोर्स जब काम करेगा तो आपने देखा है कि कोरियोलिस फोर्स, और इसे फेरेल का नियम भी कहते हैं। फेरेल का नियम, फेरेल्स लॉ, फेरेल्स लॉ। इस फेरेल के नियम से, फेरेल का नियम, कोरियोलिस, ये दो रीजन हैं जिनकी वजह से हम ये विंड्स को इस तरीके से डिनोट करते हैं। अब ये लॉ कहता क्या है? लॉ ये कहता है कि यदि इफ यू मूव्स इन नदर्न हेमीस्फीयर, नदर्न हेमीस्फीयर, you have to move in right direction, right hand side। ये फेरेल का नियम है कि अगर आप उत्तरी ध्रुव में हैं तो आप हमेशा अपने सीधे हाथ पे मूव करेंगे। आपका जो मूवमेंट होगा वो सीधे, आप देखिए आप जरा। और दूसरा नियम ये है कि अगर इफ यू मूव्स इन सदर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर, तो यू हैव टू मूव इन लेफ्ट डायरेक्शन, लेफ्ट साइड। जैसे हम लोग रास्ते में चलते हैं तो कहता है भैया अपना लेफ्ट चलिएगा, आप अपना राइट चलिएगा। बिल्कुल सेम यहां पर हम जब बात करते हैं कि फेरेल का नियम कहता है, कोरियोलिस फोर्स लगता है, कोरियोलिस फोर्स की वजह से इनकी दिशाएं मुड़ जाती हैं। जो ये सीधी रेखा में चलना चाहती हैं, ये दरअसल ऐसी जाना चाहती हैं, तो ये सीधी रेखा में नहीं जाती, या तो ये लेफ्ट मुड़ेंगी या तो ये राइट मुड़ेंगी। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट मुड़ेंगी, सदर्न हेमिस्फीयर में अगर जा रही तो अपने लेफ्ट मुड़ेंगे। बस जब साउथ में होंगे तो उसका लेफ्ट ये होगा और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आपका राइट ये होगा, उल्टी डायरेक्शन हो जाती है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमें कुछ चीजें बहुत ही अहम मिलती हैं। वो क्या मिल रही हैं? वो ये मिल रही हैं कि इफ यू मूव इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यू हैव टू मूव इन द राइट डायरेक्शन, तो आपको राइट डायरेक्शन में चलना होगा। अगर आप लेफ्ट सदर्न हेमिस्फीयर में हैं तो आपको लेफ्ट साइड मूव करना पड़ेगा। इसीलिए यहाँ पर जो हमने मैप आपको बनाया, जो ये जो डायरेक्शन दिखाई, वो डायरेक्शन इसी बात को लेकर के दिखाई कि क्या जो है उसकी डायरेक्शन होगी। अब देखिए, अब यहाँ पर जहां पर हमारे पास में 0 डिग्री, तो सूर्य की किरणें हमारी 0 डिग्री पर ज्यादा समय तक रहती हैं, क्योंकि सूर्य आते समय और जाते समय दोनों तरफ से हमको यहाँ पर दिखाई देता है। जैसे हमारी पास ये जो है, ये इसे हम कर्क रेखा कहते हैं। कौन सी रेखा? कर्क रेखा। दिस इज कॉल्ड मकर रेखा। ये जो हमारी मकर रेखा कहलाती है, मकर रेखा। ऊपर वाली जो है वो कर्क रेखा है, नीचे वाली जो है हमारे पास मकर रेखा है। इस कर्क रेखा को हम 22.5 डिग्री नॉर्थ कहते हैं और इसको हम 22.5 डिग्री साउथ कहते हैं। 22.5 डिग्री साउथ। तो इसका जो लैटिट्यूड है, ये क्या है? लैटिट्यूड है। ये 0 डिग्री लैटिट्यूड है, 0 डिग्री इक्वेटर लाइन है। अब यहां पर हम देखते हैं कि जो हमारी ट्रेड विंड्स आ रही हैं वो 35 से आ रही है। कहां से आ रही है? 35 से। तो सूर्य जो है मैक्सिमम यहां पर 21 तारीख को आता है, 21 जून। यहां पर ये सूर्य 22 दिसंबर को होता है, 22 दिसंबर।
यहाँ पर सूर्य 23 सितंबर को होता है और 21 मार्च को, 21 मार्च सूर्य 2 बार यहाँ पर आता है, एक मार्च में और एक सितंबर में। कहाँ पर? इक्वेटर लाइन पे। तो जब इक्वेटर लाइन पर 21 मार्च 23 सितंबर को सूर्य आता है, तो आप देख रहे हैं कि 22-21 जून को यहाँ है। तो जून के बाद में यहां से जब ट्रेवल करेगा सूर्य, यानी कि कर्क रेखा से, तो जाएगा यहाँ पर इक्वेटर पर। इक्वेटर से ट्रेवल करके आपका यहाँ जाएगा, यहाँ से फिर वापस यहाँ आएगा और यहाँ से फिर वापस यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर हमें ये दो डायरेक्शन, तो 21 जून को सूर्य यहाँ होता है, 3 महीने के बाद सूर्य यहाँ पहुंचता है, फिर 3 महीने के बाद यहाँ पहुंचता है और 3 महीने वापस आने में 3 महीने फिर यहाँ वापस आने। तो पूरा 1 साल हमको दिख रहा है यहाँ पर कि सूर्य, तो सूर्य की जो परिक्रमा है, जो चलता है, वो कहां से कहां तक? कर्क रेखा से मकर रेखा तक। तो जब सूर्य कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में, इन दोनों के बीच में रहता है, इसी वजह से ये एरिया सबसे गर्म एरिया रहता है। इसलिए ये एरिया कैसा होता है? सबसे गर्म एरिया होता है। यहां से लेकर के यहां तक का एरिया सबसे हीट, क्योंकि सनरेज सीधे कैसे पड़ती है? डायरेक्ट पड़ती है। बाकी यहाँ पर सनरेज तिरछी पड़ती हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या दिल्ली में खड़ा हुआ व्यक्ति, या लखनऊ में कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है, तो क्या इसकी परछाई बनेगी या नहीं बनेगी? क्या ऐसा कोई समय आएगा जब इसकी परछाई नहीं होगी? और क्या ऐसा समय आएगा, तो परछाई तो सभी की रहती है, क्या लखनऊ में कोई व्यक्ति अगर खड़ा है तो उसकी परछाई नहीं बनेगी? एनीबडी? क्या लखनऊ में खड़े हुए व्यक्ति की परछाई नहीं बनेगी? वेरी गुड प्रेम, नहीं बनेगी। इसकी परछाई नहीं बनेगी। बेटा बनेगी, क्योंकि परछाई ऐसा कोई भी समय नहीं होगा। परछाई इसलिए बनेगी क्योंकि सूर्य कभी भी इसके 90 डिग्री पर लोकेट नहीं हो सकता। ये सूर्य है और सूर्य कभी इसके 90 डिग्री सर के ऊपर नहीं होगा, क्योंकि सर के ऊपर सिर्फ यहाँ कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में होता है। 12 o'clock, नो बेटा, 12 o'clock पर भी इसकी परछाई बनेगी, क्योंकि इस रेखा के आगे, इस कर्क रेखा के इस तरफ जो भी कोई व्यक्ति अगर खड़ा है, चाहे यहाँ खड़ा, यहाँ खड़ा, यहाँ खड़ा, यहाँ खड़ा, यहाँ खड़ा, उसकी परछाई हमेशा बनेगी, चाहे 12 बजे हो, चाहे 1 बजे हो, उससे कोई। लेकिन वही व्यक्ति अगर इस रेखा पर खड़ा है या यहाँ इससे नीचे है, तो उसकी परछाई एक समय ऐसा आएगा जब उसकी परछाई नहीं बनेगी, क्योंकि सूर्य की 90 डिग्री परपेंडिकुलर रेज सिर्फ कर्क रेखा से मकर रेखा तक ही रहती हैं। उसके अलावा उसकी परपेंडिकुलर रेज कभी नहीं पड़ती, हमेशा कैसी पड़ती हैं? तिरछी पड़ती हैं। और अगर एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ जो डिप्रेशन ऊपर से जो पड़ता है सूर्य का, अगर वो 0 नहीं हो रहा है, तो कभी भी परपेंडिकुलर ऊपर से 90 डिग्री, तो उसका परछाई बनेगी। इसलिए प्रेम प्रकाश, कभी भी अगर कर्क रेखा के इस तरफ कोई व्यक्ति खड़ा है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, कर्क रेखा के अगर उत्तर में कोई व्यक्ति खड़ा है तो उसकी परछाई हमेशा बनेगी। इसी प्रकार से मकर रेखा के इस साइड में कोई व्यक्ति खड़ा है, उसकी परछाई बनेगी। लेकिन अगर वो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में व्यक्ति खड़ा है, तो एक समय ऐसा आएगा जब उसकी परछाई नहीं बनेगी, बिकॉज ऑफ द 90 डिग्री ऑफ द रेस पड़ेंगी। राइट? एनी डाउट हो तो पूछ सकते हैं आप लोग, क्योंकि सूर्य की किरणें कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में ही पड़ती हैं 90 डिग्री, बाकी सब सिर्फ उसकी तिरछी किरणें पड़ती हैं और परपेंडिकुलर। कर्क रेखा बेटा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, इसको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न।
this portion only in this area from Tropic of Cancer to Tropic of Capricorn, only Tropic of Cancer to Tropic of Capricorn, this area is, that's why this area is called tropical region, क्योंकि सूर्य यहाँ से लेकर के यहाँ तक ही भ्रमण करता है, इससे आगे सूर्य की परपेंडिकुलर डायरेक्शन नहीं होती, जो किरणें पड़ती हैं वो तिरछी किरणें पड़ती हैं, स्लैंट पड़ती हैं कभी भी। दिस पोर्शन क्लाइमेटोलॉजी पढ़ा रहे हैं बेटा, क्लाइमेट पढ़ा रहे हैं आज हम, तो क्लाइमेट पढ़ाने से पहले हम इनके डायरेक्शन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। इसके बारे में डायरेक्शन, क्योंकि बिना इन डायरेक्शन के आप क्लाइमेटोलॉजी नहीं समझ सकते हैं। केरल में एक समय में परछाई नहीं बनेगी, बनेगी केरल में बनेगी बेटा, नहीं, केरल में एक समय ऐसा आएगा जब परछाई नहीं बनेगी, क्योंकि 90, देखो यहां पर इस एरिया में अगर आप व्यक्ति कोई खड़ा है तो उसकी परछाई एक समय ऐसा आएगा जब नहीं बनेगी, क्योंकि जब अगर कोई व्यक्ति खड़ा है उसके ठीक सर के ऊपर 90 डिग्री सूर्य है तो परछाई कहां बन सकती है? ठीक है मंजू, तो आप समझ लीजिए कि सूर्य सिर्फ कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में 90 डिग्री सन रेज पड़ेंगी, यानी कि सर के ऊपर, तो उसकी जब सर के ऊपर ठीक 90 डिग्री पड़ती हैं तो इसका मतलब वहां पर आपकी परछाई नहीं बनेगी। लेकिन जैसे ही कर्क रेखा और मकर रेखा के इधर उधर आप ऊपर जाते हैं या मकर रेखा के नीचे जाते हैं तो आपकी परछाई निश्चित रूप से बनेगी। ठीक है, तो एक बार क्वेश्चन पूछा गया कि कोई हैदराबाद में अगर व्यक्ति खड़ा है तो क्या उसके सर के ऊपर कभी सूर्य 90 डिग्री आएगा? बिल्कुल आएगा। लेकिन अगर वो दिल्ली या इसके एरिया में खड़ा है तो नहीं आएगा, क्योंकि सूर्य जो है कर्क रेखा मकर रेखा के बीच में ही रहता है। फिर मैंने बताया कि अगर मान लीजिए यहां से कोई रेज आ रही है, ये अभी मैंने आपको बताया कि यहां से एक, ये आपका ट्रेड विंड है, हवाएं चलती हैं, ये हवा अगर यहां से यहां तक आ रही है तो इधर क्यों मुड़ जा रही है? इसके पीछे हमने लॉजिक की, वो आना तो ऐसे डायरेक्ट चाह रही थी ऐसे, लेकिन वो इधर मुड़ गई राइट में। क्यों राइट में मुड़ गई? क्योंकि हमारा फेरेल का नियम कहता है कि अगर आपको नदर्न हेमिस्फीयर में चलना है, उत्तरी गोलार्ध में चलना है, तो आपको एक नियम का पालन करना पड़ेगा कि आप हमेशा अपनी सीधी दिशा में ही टर्न लेंगे, उल्टी दिशा में टर्न नहीं लेंगे। इसलिए जो भी उत्तरी गोलार्ध में हमने जो भी विंड्स की डायरेक्शन बनाई वो हमेशा राइट है बेटा। देखो जब आप ऐसे जाएंगे तो जाएंगे ऊपर सीधा जाना चाहते, लेकिन राइट टर्न हो गए, क्योंकि फेरेल का नियम है, कोरियोलिस फोर्स लग रहा है। बिल्कुल बेटा, कोरियोलिस फोर्स रोटेशन के कारण लगता है, कोरियोलिस फोर्स रोटेशन की वजह से लगता है। ये फिजिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा, जब हम किसी चीज को रोटेट करते हैं तो उस पर अगर हम कुछ पत्थर मारते हैं तो तुरंत बाउंस बैक होता है, तो कोरियोलिस फोर्स उसको डायरेक्शन को बदल देता है, इसीलिए उसको कोरियोलिस फोर्स, और फेरेल ने इस नियम दिया, इसीलिए फेरेल के नाम पर इसका नाम रख दिया गया फेरेल्स लॉ। तो फेरेल्स लॉ अगर आपसे पूछा जाए तो फेरेल्स लॉ ये कहता है कि उत्तरी ध्रुव में अगर आप चलेंगे तो अपने राइट मूव करेंगे, दक्षिण ध्रुव में गोलार्ध में चलेंगे तो आप अपने लेफ्ट मूव करेंगे, राइट। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, ये डायरेक्शन मैंने आपको समझा दी। अब डायरेक्शन जब मैंने समझा दी तो देखो डायरेक्शन में चूंकि सूर्य जो है हमारा ये सूर्य है, ये इक्वेटर लाइन है, ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। तो सूर्य अगर यहां से लेकर के यहां तक ही मूव करता है तो जो हमारी विंड्स, जो हवाएं हैं, वो यही हवाएं चेंज हो सकती हैं, बाकी कोई हवाएं चेंज नहीं होंगी। तो अगर ये हवा जो विंड्स है जो हमारी ये आ रही हैं यहां पर, और जो विंड्स हमारी यहां से यहां जा रही हैं, तो आप देख रहे हैं ये 35 डिग्री पर 30 to 35 से
आ रही हैं 35 to 35, ये भी 30 to 35 डिग्री से मूव कर रही हैं। अगर ये रेखाएं, अगर ये हवाओं की दिशा जो है, विंड्स हैं, इनको हम ट्रेड विंड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रेड विंड्स। ट्रेड विंड्स कहते हैं। ट्रेड विंड्स क्यों कहते हैं? क्योंकि इन्हीं से व्यापार होता था। अभी आपको समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा है। देखो, जिस जगह पर ये दोनों रेखाएं मिलेंगी, अगर मान लीजिए सूर्य यहां पर है, तो सूर्य अगर यहां पर है तो यहां पर हवाएं गर्म, टेम्परेचर अधिक होगा, टेम्परेचर अधिक होगा। जब टेम्परेचर अधिक होगा तो प्रेशर यहां पर लो हो जाएगा, प्रेशर लो हो जाएगा। लो प्रेशर की वजह से सारी ये मीटिंग पॉइंट हो जाएगा, यानी कि इधर से जहां तो दोनों हवाएं जहां पर मिलती हैं उसे हम ITCZ कहते हैं। क्या कहते हैं? ITCZ। इसको हम इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन कहते हैं। कन्वर्जेंस जोन। तो इस इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन पर दोनों रेखाएं मिलती हैं। इस वजह से यहाँ प्रेशर कैसा होता है? लो प्रेशर होता है, लेकिन टेम्परेचर हाई होता है। अगर ये सूर्य यहां पर जाएगा, क्योंकि सूर्य परिक्रमा कर रहा है यहां से यहां तक। अब देखो, अगर सूर्य यहां से यहां पहुंच गया तो ये ट्रॉपिकल यहां पर लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। अगर यहां लो प्रेशर क्रिएट हो गया इस लाइन पर, ये ITCZ यहां बन गया, तो ITCZ बनने के कारण ये विंड्स जो हैं वो यहां मूव नहीं कर पाएंगी, ये यहां ही खत्म हो जाएंगी, क्योंकि लो प्रेशर हो गया। लो प्रेशर के बाद हवाएं नहीं बढ़ेंगी, तो ऊपर से आने वाली सारी हवाएं ITCZ so many times। ओके, ITCZ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। बेटा, जहां जहां सन जाता है वहीं पर ITCZ बनता है। अब देखो, यहां पर ये आ रहा है, यहां पर ये विंड्स कोलैप्स कर गई, क्योंकि यहां पर लो प्रेशर बन गया। ये विंड्स यहां से आगे नहीं बढ़ पाएंगी। अब अगर देखें कि ये वाला गैप खाली हो गया और कोई भी गैप खाली नहीं हो सकता, तो ये वाली हवा ये आगे बढ़ने की कोशिश करेगी, लेकिन जब ये आगे बढ़ेगी तो फेरेल का नियम कहता है कि अब आप उत्तरी गोलार्ध में हैं तो आपकी डायरेक्शन बदल जाएगी। आप किस डायरेक्शन में चलिए? राइट चलिए। इस वजह से इनकी दिशाएं राइट हो जाती हैं। इस वजह से क्या हो जाएगा? ये डायरेक्शन इनकी बदल जाएगी। जो लेफ्ट से आ रही थी, जो इधर आ रही थी, वो मूव कर गई किस तरफ? राइट हैंड की तरफ। तो अब आप देखिए कि अब आपका ITCZ यहां बना और हमारा यहां पर ये भारत है। अब भारत है तो यहां से आने वाली जितनी भी विंड्स हैं, वो विंड्स जब हमारे उत्तरी ध्रुव में जाएंगी गोलार्ध में, तो ये से मुड़ जाएंगी। इन्हीं को हम साउथ वेस्ट मानसून कहते हैं। दिस इज कॉल्ड साउथ वेस्ट मानसून। ये हमारा समर में होता है। कब होता है? समर में। लिख लो बेटा। तो अगर ITCZ हमारा नदर्न इंडिया में पड़ रहा है, तो हमारी जो ये ट्रेड विंड्स हैं, ये ट्रेड विंड्स में क्या होगा? ये पूरा का पूरा समुंदर है, ये पूरा समुंदर बीच में है यहाँ पर। तो ये हवाएं जब आएंगी तो समुद्र से पानी लेकर के आएंगी। पानी लेकर के आने के बाद जब ये यहाँ पर आपको, ये हमारा एक हिमालय है, वेस्टर्न घाट हमने बताया था, और जब कोई हवा किसी पर्वत से टकराती है तो टकराने पर बारिश करती है, टकराने पर बारिश। तो पूरा वेस्टर्न घाट में धुआंधार बारिश होती, बहुत कस के बारिश होती है। लेकिन उसी समय यहाँ पर तमिलनाडु में बारिश नहीं होती, क्योंकि ये ऐसी आती हैं तो इधर तिरछी या बंगाल की तरफ निकल जाती हैं। तो समर मानसून में भारत का एक ऐसा राज्य है तमिलनाडु।
state which does not receive rain, which does not receive rain, जो बारिश नहीं करता, which does not receive rain। तो तमिलनाडु में समर मानसून के कारण यानी कि साउथ वेस्ट मानसून के कारण बारिश नहीं होती। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा भारत का मानसून है जिसमें तमिलनाडु में बारिश नहीं होती। तो आईटीसीजेड। तो आईटीसीजेड जब बनेगा तो लो प्रेशर क्रिएट जोन होगा, और लो प्रेशर अगर बनेगा तो वहां पर ये पीछे साउथ से जो आने वाली जो हवाएं हैं, ये जब नदर्न हेमिस्फीयर में प्रवेश करती हैं तो इनकी डायरेक्शन ये हो जाती है। डायरेक्शन हमेशा मान लीजिए आपको, ये अगर कोई रेस है तो ये कहां से आ रही है बेटा, साउथ वेस्ट से। जहां से आ रही है उसी के आधार पर उसका नामकरण कर दिया जाता है। ये वाली जो विंड्स है वो ऐसी है, तो ये साउथ ईस्ट है, तो इसका मतलब साउथ ईस्ट जो विंड्स थी वो जैसे ही इसमें नदर्न हेमिस्फीयर में प्रवेश करेगी तो साउथ वेस्ट हो जाती है, उसकी डायरेक्शन बदल जाती है। किस नियम की वजह से, फेरेल के नियम की वजह से, राइट। तो भारत का मानसून जो समर मानसून है वो साउथ वेस्ट मानसून कहलाता है। लेकिन यही केस जब हम देखते हैं दिसंबर में, तो दिसंबर में आप देखिए कि सब कुछ बदल जाता है। ये हमारा कर्क रेखा है और ये हमारी मकर रेखा है। ये हमारा भारत है। ये हमारा ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया। अब देखिए, जब हमारा दिसंबर का महीना होता है तो सूर्य यहां पर होता है, और सूर्य अगर यहां होगा तो आईटीसीजेड यहां बनेगा। अब आईटीसीजेड अगर यहां बन रहा है तो यहां से आने वाली हवाएं ये जा करके ये ऑस्ट्रेलिया में चली जाएंगी, तो ये से आ रही हैं वो यहां पर टर्न हो जाएंगी, टर्न हो जाएंगी ऐसे। तो इंडिया की, तो हमारा जो विंटर मानसून है, जो विंटर मानसून है, विंटर मानसून, इस विंटर मानसून में ये जो हमारी डायरेक्शन है इन हवाओं की, तो आप तुरंत ऐसे बनाइए, यहां पर इस प्रकार से ये एरो ले आइए, और ये कौन सी विंड है, नॉर्थ ईस्ट मानसून होगा, क्योंकि ये नॉर्थ है और ये ईस्ट है। कहां से आ रही है, नॉर्थ ईस्ट से आ रही है। इसलिए जो विंटर मानसून होता है वो कौन सा मानसून होता है, नॉर्थ ईस्ट मानसून होता है। यही मानसून जब ऑस्ट्रेलिया में जाता है तो ऑस्ट्रेलिया में वर्षा इस विंड्स की वजह से होती है। तो इस विंड्स की वजह से, तो ये विंड्स कौन सी विंड्स कहलाएगी, ये बेटा नॉर्थ वेस्ट विंड्स कहलाएगी, नॉर्थ वेस्ट विंड्स कहलाएगी। तो ऑस्ट्रेलिया में जो बारिश होती है वो नॉर्थ वेस्ट मानसून, नॉर्थ वेस्ट मानसून की वजह से, नॉर्थ वेस्ट मानसून। ऑस्ट्रेलिया रिसीव्स द रेनफॉल ड्यू टू द नॉर्थ वेस्ट मानसून। इंडिया जो है विंटर वेकेशन में, विंटर मानसून जो होता है वो इसमें, तो इसमें तमिलनाडु जो है वो रिसीव करता है इस मौसम, क्योंकि यहां से आने वाली विंड से, तो सबसे ज्यादा बारिश विंटर मानसून में किसमें होती है, तमिलनाडु में। जबकि यही तमिलनाडु समर में कोई बारिश रिसीव नहीं करता, लेकिन विंटर में सबसे ज्यादा रेनफॉल रिसीव करता है। तो हमने देखा कि आईटीसीजेड का कमाल, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस, जहां बनेगा जहां पर सूर्य होगा, चूंकि समर में दिसंबर 22 दिसंबर को सूर्य कहां होता है, ऑस्ट्रेलिया में होता है, यानी कि मकर रेखा पर होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे होता है। समर में 21 जून को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर सूर्य होता है, और ये कई बार पूछा गया कि 21 मार्च 23 सितंबर को
सूर्य जो है वो इक्वेटर लाइन पे होता है। तो ये डेट आपको याद रखनी है कि 21 जून, 22 दिसंबर, 21 मार्च, 23 सितंबर। तो इक्वेटर लाइन पर 2 बार हमारा सूर्य आता है, एक मार्च में आता है और एक सितंबर में आता है। तो जिसके कारण दिस एरिया इज कॉल्ड ट्रॉपिकल रीजन। ट्रॉपिकल का मतलब उष्ण, उष्ण क्षेत्र। उष्ण का मतलब गर्म, ट्रॉपिकल रीजन। सबसे ज्यादा यही एरिया गर्म रहता है, क्योंकि सूर्य जो है वो इसी से कर्क रेखा से मकर रेखा। हाँ प्रेम प्रकाश, हमने आपको बताया कि ITCZ का क्या मतलब होता है। ITCZ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, जहां पर 2 हवाएं ट्रेड विंड्स मिलती हैं, उसी को इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन कहते हैं। अब देखिए इसको ट्रेड विंड क्यों कहते हैं, क्योंकि इनकी दिशा बदल रही है। विंटर में आप यहां से ऑस्ट्रेलिया जा सकते हैं और समर में ऑस्ट्रेलिया से इंडिया आ सकते हैं। तो विंटर में आप इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया जा सकते हैं और समर में आप ऑस्ट्रेलिया टू इंडिया आ सकते हैं। किसकी वजह से? ट्रेड विंड की वजह से। क्योंकि पहले जो जहाज वगैरह होते थे, जो नावें होती थी, उसमें इंजन नहीं लगे होते थे, तो हम किसके आधार पर करते थे? इन्हीं के आधार पर करते थे। इसकी वजह से इनका नाम ट्रेड विंड रख दिया गया। तो आप देखते हैं कि ये हमारा, अब देखो मानसून बारिश होती है। हमने अभी आपको बताया इससे पहले वाले कि ये हमारा समर मानसून है। समर मानसून में कभी कभी बहुत बारिश होती है, कभी कभी नहीं बारिश होती है। तो यहां पर हमारे 2 केस समझने पड़ेंगे। उन 2 केसेस के लिए हम आपको ले चलते हैं ऑस्ट्रेलिया के बगल में। यहां पर हमारा नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है। ये क्या है हमारा? ये ऑस्ट्रेलिया है। यहां पर ये ऑस्ट्रेलिया है। यहां पर हमारा ये भारत देश है। आपने देखा कि ये एरिया, यहां पर पेरू करंट बहती है। कौन सी धारा बहती है बेटा? पेरू। आशीष बेटा, नॉर्थ वेस्ट की वजह से ऑस्ट्रेलिया में रेनफॉल होता है। यहां पर ये देखो, ये जो डायरेक्शन है ये नॉर्थ वेस्ट है। हमारे भारत में विंटर में ये डायरेक्शन है और ये भारत में नॉर्थ ईस्ट की वजह से होता है। आशीष, गेटिंग माई पॉइंट? ओके, you just look at the graph, you will get all the points very clearly. Okay, you will never forget all these things in life. क्योंकि ये डायरेक्शन हमारी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है। ये साउथ ऑस्ट्रेलिया में जो बारिश होती है वो नॉर्थ वेस्ट की वजह से होती है। तो कई बार पूछा जाता है ऑस्ट्रेलिया में बारिश कौन सा मानसून करता है, तो नॉर्थ वेस्ट करता है। अब देखिए यहां पर एक पेरू करंट है। अभी हम आपको पेरू धाराएं पढ़ाएंगे बेटा। जैसे हम लोगों के हवाएं चलती है, वैसे समुद्र में, ओशन में करंट चलती हैं। करंट को हम हिंदी में धारा कहते हैं। तो पानी में ये धाराएं बहती हैं। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर पेरू धारा है। ये पेरू एक देश है, उसकी वजह से इसका नाम पेरू है। एक हम्बोल्ट साहब थे, तो हम्बोल्ट के नाम पर इस धारा को हम हम्बोल्ट धारा भी कहते हैं। एक ज्योग्राफर थे, उस ज्योग्राफर भूगोलवेत्ता, उन भूगोलवेत्ता ने इसको जो है इस लाइन का उन्हीं के नाम पर नाम रख दिया गया, हम्बोल्ट धारा। ये हम्बोल्ट धारा कोल्ड करंट है। कैसी करंट है? कोल्ड करंट है। कोल्ड करंट है बेटा, कोल्ड करंट। ठीक है, कोल्ड करंट है। कैसे जानेंगे कोल्ड करंट है? जब कोई धारा इक्वेटर की तरफ जाती है, जब करंट इक्वेटर की तरफ जाती है, इक्वेटर की तरफ जाती है, जब करंट इक्वेटर की तरफ जाए तो कोल्ड करंट कहलाती है। जब इक्वेटर से दूर जाए
से दूर जाए तो वार्म करंट कहलाती है। सिंपल। जब कोई करंट इक्वेटर की तरफ जाती है, तो आप देखिए ये इक्वेटर लाइन है, इक्वेटर लाइन है, ये धारा इक्वेटर की तरफ जा रही है, इक्वेटर की तरफ जा रही है तो कैसी है? कोल्ड है। अगर ये इक्वेटर से दूर जाती तो गर्म होती है। जैसे मान लीजिए ये ब्राजील धारा है, इक्वेटर से दूर जा रही है ब्राजील धारा, तो ये गर्म धारा है। तो गर्म धारा और ठंडी धारा की पहचान करने के लिए सबसे बेहतर तरीका कि वो जा कहां रही है, आ कहां से रही है। अगर जा रही है इक्वेटर की तरफ तो कोल्ड होगी, अगर इक्वेटर से दूर जा रही है तो वार्म होगी, गर्म होगी। अब देखिए यहां पर ये ठंडी धारा है, ठंडी धारा की वजह से यहाँ का जो वाटर है वो बहुत कोल्ड रहता है, कोल्ड रहता है। इस कोल्ड की वजह से यहाँ पर प्रेशर हाई प्रेशर रहता है, हाई प्रेशर। हाई प्रेशर की वजह से यहाँ पर कोई भी विंड्स को ये रिसीव नहीं करता है। आशीष क्वेश्चन, अच्छा ये पूछ रहे हैं आप इक्वेटर लाइन से करंट। अरे देखिए ये दरअसल आ कहां से रही है? पोल से। तो पोल ठंडा होता है, जब ठंडी जगह से जब जो व्यक्ति जहां से आएगा उसका नेचर वैसे ही होगा। ये जो है ये सदर्न पोल है, तो कोई भी विंड्स, हाँ ओके, जो सदर से नदर्न पोल से आएगी, जहां से आएगी उसका नेचर वैसे ही होगा। अगर आप रेगिस्तान से आ रहे हैं तो आप गर्म होंगे, अगर आप ठंडी जगह से आ रहे हैं तो आप ठंडे होंगे। ठीक है, तो आप अगर ठंड लगेगी तो आप गर्मी ढूंढेंगे, गर्म जगह जाएंगे, अगर आप गर्म हैं तो ठंड ढूंढेंगे, ठंडी जगह जाएंगे। तो ये भी लॉजिक लगा सकते हैं। ठीक है ना। तो क्या, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमबोल्ट, तो ये पानी कैसा हो गया? यहाँ पर ठंडा हो गया। ठंडे होने की वजह से प्रेशर, जो टेम्परेचर जो है लो है तो प्रेशर हाई होगा। तो यहां से जो हमारी रेनफॉल आ रही थी, जो विंड्स आ रही थी, जो हमारे पास यहां से, अब देखो बेटा, जो हमारे पास यहां से ये ट्रेड विंड्स ऑस्ट्रेलिया से जो आ रही हैं, ये हमारे यहाँ मानसून बारिश कर रही है, समर। तो चूंकि यहाँ पर ये कोल्ड है, कोल्ड होने की वजह से इन विंड्स को ये नहीं खींचेंगी। इन विंड्स को अगर नहीं खींचेंगी तो हमारे यहाँ रेनफॉल जो है वो नॉर्मल होगी, सही होगी। लेकिन होता क्या है कि धीरे धीरे ये एरिया सूर्य की किरणों के कारण गर्म होता जाता है, और गर्म होते होते जब 4-5 साल हो जाते हैं, 4 से लेके 5 साल में ये पानी ऊपर वाली सतह गर्म हो जाती है। जब ये सतह गर्म हो जाएगी, इसका नेचर बदल जाएगा, ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। जब लो प्रेशर हो जाएगा तो लो प्रेशर की वजह से इन विंड्स को ये अपनी ओर आकर्षित करेगी, और इन विंड्स को जब अपनी ओर आकर्षित करेगी तो इन विंड्स का जो मूवमेंट है वो कमजोर पड़ जाएगा। जो जितनी ज्यादा संख्या में आ रही थी उनकी संख्या कम हो जाएगी। कम होने की वजह से बारिश कम होगी। तो जब बारिश कम होगी तो अपने यहां सूखा पड़ जाता है, सूखा पड़ जाता है। इसे हम एल नीनो इफेक्ट कहते हैं, एल नीनो। तो अगर हमारे यहाँ जो आ रही थी, सप्लाई आ रही थी, इस सप्लाई को इसने रोक दिया। और इस सप्लाई को रोक क्यों दिया? क्योंकि हम सारे यहाँ से ज्यादा, यहाँ आईटीसी जेट से ज्यादा प्रेशर यहाँ लो हो गया, तो सारी जो बारिश थी वो यहाँ चली गई। जब सारी बारिश यहाँ चली गई तो हमारे यहाँ बारिश नहीं हुई। लेकिन जब नेक्स्ट ईयर आएंगे इसके बाद में, तो पता चला यहाँ जो एक तो पेरू धारा, ऊपर से यहाँ इस साल बारिश हुई, जिसकी वजह से यहाँ और ठंडा हो जाएगा। और ठंडे होने की वजह से जो ये धाराएं, जो हमारी हवाएं ट्रेड विंड्स आ रही थी, वो बहुत ज्यादा आएंगी, जिसकी वजह से जब सूखा पड़ता है तो उसकी अगली साल बाढ़ आती है। इस बाढ़ का कारण है ला नीनो। ला नीनो
तो ये दो बलाएं हैं, एक एल नीनो और एक ला नीनो। प्रणव लुक एट दिस पॉइंट, पेरू। ये पेरू की वजह से ये एरिया अगले साल और ठंडा हो जाएगा, चूंकि बारिश हो गई। बारिश होने की वजह पानी लेवल जो गर्म था वो ठंडा हो गया, एक धारा है उसने भी ठंडा कर दिया। तो जिस साल सूखा पड़ेगा उसके नेक्स्ट ईयर यहाँ पर हाई प्रेशर हो जाएगा, और जब प्रेशर हाई हो जाएगा तो ये इस प्रभाव नहीं डालेगा, यानी कि कोई भी ये मूवमेंट इसको अपनी ओर आकर्षित नहीं करेगा, और ये पूरी तरीके से भारत में प्रवेश कर जाएंगी, जिसकी वजह से बाढ़ आ जाएगी क्योंकि बारिश ज्यादा होगी। तो जब भी एल नीनो आता है तो अगले साल ला नीनो की वजह से बाढ़ आती है। तो अगर पूछा जाए कि एल नीनो क्या है, ला नीनो क्या है, तो ये हमारे जो मानसून है उसको प्रभावित करने वाली एक घटना है। दिस इज द इवेंट दैट अफेक्ट्स अवर क्लाइमेट इन इंडिया। ठीक है, तो एल नीनो और ला नीनो ये पूछा जाता है कि एल नीनो की वजह से क्या होता है और ला नीनो की वजह से क्या होता है। तो एल नीनो सूखा लाता है, ला नीनो बाढ़ लाता है। इसकी क्यों क्या वजह है? नहीं बेटा, एल नीनो इटसेल्फ इज द नेम ऑफ एल नीनो इज बेनिफिशियल फॉर ऑस्ट्रेलिया। नो, ऑस्ट्रेलिया डजंट, क्योंकि ये जो बारिश हो रही है बेटा वो हमारे प्रभावित कर रही है किसको? इसको, इंडिया को। आप देख रहे हैं कि जो मानसून है वो इंडिया के मानसून का डिस्कस कर रहे हैं। तो जो ऑस्ट्रेलिया से जो आने वाली जैसे विंड्स हैं वो इसको यहाँ ले लेती है एल नीनो, जिसकी वजह से यहाँ बारिश नहीं होती है। लेकिन दूसरी साल ये इसको और उसका रिवर्स कर देती है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ बहुत ज्यादा बारिश होती है। ओके, तो दो चीजें हमने देखा, ला नीनो, एल नीनो। हमने मानसून देखा कि किस प्रकार। यस बेटा, क्रिसमस। ये देखो, ये एक साल की घटना नहीं, ये चार साल में एक बार घटती है। तो इसी बार जो है नॉर्मल मानसून रहता है आपको हर 4 साल में, क्योंकि गर्म जो वाटर का स्पेसिफिक हीट है वो कम है, तो वाटर देर से गर्म होता है और देर से ठंडा होता है। वाटर देर से गर्म होता है और देर में ठंडा होता है। किसकी तुलना में? पृथ्वी की तुलना में। ठीक है, क्योंकि हमारा जो पृथ्वी का स्पेसिफिक हीट है और जो वाटर की स्पेसिफिक हीट है, यानी कि जो स्थल की स्पेसिफिक हीट, तो स्थल जल्दी ठंडा होता है, जल्दी गर्म होता है। वहीं पर अब देखो, इसी पर मैं एक कंसेप्ट बता रहा हूं। ये हमारा स्थल है, ये हमारा समुद्र है, ओशन है, ये हमारा स्थल है। आप देखिए, इस स्थल से इस समय ये जल्दी ठंडा होगा, ये देर में गर्म होता है, देर में ठंडा होता है। तो मान लीजिए दिन है, तो दिन में ये जल्दी गर्म होगा, ये दिन में देर में गर्म होगा। तो ये टेम्परेचर यहाँ पर लो रहेगा, यहाँ टेम्परेचर हाई हो जाएगा। टेम्परेचर लो, टेम्परेचर हाई, तो यहाँ पर प्रेशर हाई होगा और यहाँ पर प्रेशर लो होगा। इसीलिए जो विंड्स हैं वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर, तो दिन में जो है, दिन में ये समुद्र से पृथ्वी की स्थल की ओर वो सीमाएं चलती हैं, इन्हें समीर कहते हैं, समीर। और जब रात होती है तो इसका उल्टा हो जाता है, इसलिए मछुआरे रात में जाते हैं, इसलिए मछुआरे रात में मछली पकड़ने जाते हैं और दिन में वापस आ जाते हैं। क्योंकि दिन में हवा जो है, जो विंड्स है, समुद्र से पृथ्वी की स्थल की ओर आ रही है, और जो रात में स्थल से इधर जा रही है, क्योंकि इसका रिवर्स हो जाता है। ये देर में ठंडा होगा, देर में गर्म होगा। देर में ठंडा, देर में गर्म होने की वजह से इन हवाओं को, तो इन्हें हम समीर कहते हैं, समुद्रीय स्थलीय समीर और समुद्रीय समीर। तो स्थलीय समीर कब चलता है? रात में। और समुद्रीय समीर कब चलता है? दिन में। तो दिन में अगर आप समुद्र में हैं यहाँ पर, तो दिन में आप आ जाएंगे यहाँ, और रात में आपकी हवाएं उल्टी चलेंगी, तो आप समुद्र में अंदर जा सकते हैं नाव से, ताकि आप अंदर तक जाने के लिए। अब दिन में आप अंदर जाएंगे, नहीं जा पाएंगे, क्योंकि वहां उस समय समुद्रीय समीर चल रहा है,
समुद्री समीर चलने की वजह से आप हवा के अगेंस्ट नहीं जा पाएंगे। तो ये किस वजह से होता है? स्पेसिफिक हीट की वजह से होता है। स्पेसिफिक हीट जिसकी ज्यादा होती है वो जल्दी गर्म होता है और जल्दी ठंडा होता है, और जिसकी स्पेसिफिक हीट कम होती है वो देर में गर्म होता है और देर में ठंडा होता है। ओके, एनी क्वेश्चन? तो आज हम लोगों ने क्लाइमेटोलॉजी के बारे में पढ़ा। क्लाइमेटोलॉजी बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अब देखिए, नहीं बेटा, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, कभी भी हाई प्रेशर से लो प्रेशर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर में ही हवा बहेगी। अब देखो यहाँ दिन में क्या हुआ, दिन में ये गर्म हो गया जल्दी, तो यहाँ लो प्रेशर हो गया। समुद्र हाई प्रेशर है तो हवाएं ऐसी चल रही हैं दिन में। रात में क्या हुआ, ये देर से ठंडा हुआ, तो देर से ठंडा होने की वजह से ये यहाँ का टेम्परेचर तो लो प्रेशर है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाई प्रेशर, जल्दी ठंडा हो जाएगा। तो हवाएं कहाँ से, समुद्र से, यहाँ से इधर चलने लगेंगी लो प्रेशर की तरफ। तो प्रेशर बदलता रहता है, यानी कि अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक हीट। तो दिन में भाई पृथ्वी जल्दी ठंडी, स्थल जल्दी ठंडा होता है, जल्दी गर्म होता है। तो आप देख रहे हैं कि दिन में क्या हुआ, पृथ्वी जल्दी गर्म हो गई, गर्म होने की वजह से लो प्रेशर हो गया। टेम्परेचर जब हाई होता है तो प्रेशर लो होता है, टेम्परेचर और प्रेशर में रिवर्स रेशियो होता है। तो हमेशा हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर तक, नॉट लो प्रेशर टू हाई प्रेशर, कभी नहीं हो सकता। ठीक है, देयर इज एनी डाउट? हवाएं हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ही ओर बहेंगी। अब ये लो प्रेशर हाई प्रेशर अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक हीट चेंज होता रहता है, राइट? अब इसके बाद जो हम टॉपिक लेने जा रहे हैं वो लेने जा रहे हैं बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है बेटा, बायोस्फीयर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, आज हम लोग बायोस्फीयर रिजर्व पढ़ लेंगे, नेशनल पार्क भी पढ़ लेंगे, राइट? क्योंकि नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बनते हैं। ओके देविस, बायोस्फीयर रिजर्व। तो पहला बायोस्फीयर रिजर्व जो है बेटा वो बना है आपका नीलगिरी। नीलगिरी द फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया, नीलगिरी। अब देखो, आप लोगों को मैंने जब माउंटेन्स पढ़ा रहे थे तो उस माउंटेन्स पढ़ाते समय मैंने बहुत सारी चीजें बताई थी। आपको एक बताया था कि यहाँ पर नंदा देवी है। कौन सा है? नंदा देवी। नंदा देवी, नंदा देवी, राइट? नंदा देवी। यहां पर मैंने आपको दो, जब रेंज बता रहे थे सतपुड़ा, तो दो बताए थे। एक हमारे पास में ये है पंचमढ़ी, पंचमढ़ी, और एक हमारे पास में ये था अमरकंटक। ये कौन सा था? अमरकंटक, अमरकंटक। ठीक है बेटा, अमरकंटक, नीलगिरी, अमरकंटक। ओके, यहां पर हम देखते हैं कि ये हमारा श्रीलंका है। श्रीलंका के इस बीच में गल्फ ऑफ मन्नार है। कौन सा है? गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ मन्नार। ठीक है बेटा, गल्फ ऑफ मन्नार। इस गल्फ ऑफ मन्नार है, यहां पर हम देखते हैं कि ये हमारा अंडमान निकोबार है। अंडमान निकोबार, तो निकोबार का एक आइलैंड है जिसे हम ग्रेट निकोबार कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रेट निकोबार, निकोबार। इस ग्रेट निकोबार भी एक बायोस्फीयर रिजर्व है। गल्फ ऑफ मन्नार भी बायोस्फीयर रिजर्व है। फिर हम आपको उड़ीसा ले चलते हैं। उड़ीसा में एक बायोस्फीयर सिमलीपाल। कौन सा है? सिमलीपाल, सिमलीपाल।
यहाँ पर कलकत्ता है, वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल में है सुंदरवन। कौन सा है? सुंदरवन, 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 सुंदरवन। सुंदरवन के बाद में यहाँ पर मेघालय है। इस मेघालय में एक बायोस्फीयर रिजर्व है जिसका नाम है नोकरेक, नोकरेक, नोकरेक बेटा। फिर हमारे पास में यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में एक बायोस्फीयर रिजर्व है जिसका नाम है दिहांग, दिबांग। कोई बताएगा ये दिहांग क्या है? हमने बताया था आपको व्हाट इज दिहांग। पास? नो बेटा, दिहांग पास नहीं है। हमने यांगे आप पास बताया, रिवर बताई थी। वेरी गुड, द बेस्ट। तो दिहांग रिवर किस नदी का नाम है? दिहांग इज द नेम ऑफ विच रिवर? यमुना, ब्रह्मपुत्र। वेरी गुड बेटा, ब्रह्मपुत्र, गुड। ब्रह्मपुत्र व्हेन एंटर इनटू द अरुणाचल प्रदेश इट इज कॉल्ड दिहांग। पास में? तो ब्रह्मपुत्र जब अरुणाचल प्रदेश में आती है तो इसका नाम क्या पड़ जाता है? दिहांग पड़ जाता है। दिबांग इसकी सहायक नदी है। दिबांग इज द ट्राइब्यूटरी ऑफ दिस रिवर। पास में? दिबांग इज द ट्राइब्यूटरी ऑफ दिस रिवर। दिबांग उसकी क्या नदी है? सहायक नदी है। ठीक है, तो दिहांग और दिबांग के नाम से। तो ये कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में। कहां है? एपी में बेटा, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। नोकरेक कहां है? मेघालय में। नोकरेक कहां है? मेघालय, मेघालय। सहायक नदी बेटा, सहायक नदी ट्राइब्यूटरी नदी। जैसे एक मेन रिवर है, इसमें कोई एक मिल जाए दूसरी नदी, ये इसकी ट्राइब्यूटरी कहलाती है। ट्राइब्यूटरी, ट्राइब्यूटरी को सहायक नदी कहते हैं। ठीक है, कोई नदी मेन नदी होती है, उसमें कोई मिल जाता है तो उसे ट्राइब्यूटरी रिवर कहते हैं। ओके ओके, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर दिहांग, दिबांग है, नोकरेक है। एक हमारे यहाँ पास में यहाँ पर मानस है। कौन सा है? मानस, बायोस्फीयर रिजर्व। कौन सा है? यहाँ पर मानस है, मानस, बायोस्फीयर रिजर्व मानस, मानस। एक बायोस्फीयर रिजर्व मानस हो गया। एक और यहाँ पर मानस है, मानस के बगल में, यानी कि असम में ही है। इस असम के, इसको कहते हैं दिब्रू साईखोबा। नाम सुना होगा आपने, दिब्रू, दिब्रू साईखोबा। इसको कहते हैं दिब्रू, दिब्रू साईखोबा, दिब्रू साईखोबा यहाँ लिख दिया बेटा। ठीक है, दिब्रू साईखोबा। एक क्या नाम है? मानस है। एक का नाम मानस, मानस, मानस बायोस्फीयर रिजर्व है। दिब्रू साईखोबा बायोस्फीयर रिजर्व है। हिमाचल प्रदेश में एक बायोस्फीयर रिजर्व है जिसको हम कोल्ड डिजर्ट कहते हैं। कोल्ड डिजर्ट, कोल्ड डिजर्ट का मतलब शीत मरुस्थल होता है। इसको हिंदी में शीत मरुस्थल कहते हैं। कोल्ड डिजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व। मध्य प्रदेश में एक और है जिसे हम पन्ना कहते हैं। पन्ना, पन्ना। एक आंध्र प्रदेश में है, आंध्रा में, जिसे हम शेषाचलम कहते हैं। शेषाचलम, शेषाचलम कहाँ है? पन्ना में, अरुणाचल, आंध्र प्रदेश। सर व्हाट एग्जैक्टली द बायोस्फीयर रिजर्व? वेरी गुड क्वेश्चन। देखो बेटा,
एक हमारा होता है नेशनल पार्क। नेशनल पार्क एक होता है बायोस्फीयर रिजर्व। नेशनल पार्क वो एरिया होता है जहां पर कोई भी आउटसाइड एक्टिविटी रिस्ट्रिक्टेड होती है, टोटली तरह से प्राइवेटेड। इसके अंदर कुछ भी, नेशनल पार्क के अंदर अगर कोई एक लकड़ी पड़ी है तो आप उठा नहीं सकते, यानी कि नेशनल पार्क का एरिया टोटल प्रोहिबिटेड एरिया होता है। प्रोहिबिटेड एरिया, प्रोहिबिटेड एरिया। वहीं पर बायोस्फीयर रिजर्व जो नेशनल पार्क है उसके चारों तरफ एक ऐसा एरिया जहां पर सिर्फ जनजाति, ट्राइबल लोग, ट्राइबल के लोग, जनजाति के लोग यहां पर रह सकते हैं। अपने खाने के लिए यहां के रिसोर्सेस का इस्तेमाल कर सकते हैं इस एरिया का, लेकिन ट्रेड नहीं कर सकते, लेकिन व्यापार नहीं कर सकते कि आप यहाँ नहीं कि यहाँ की लकड़ी काट करके आप बेचें। तो सिर्फ ट्राइबल, यानी कि एक ऐसा नेचुरल एनवायरनमेंट हम क्रिएट करते हैं जहां पर सारी एक्टिविटी हम पूरी तरीके से नेचुरल तरीके से कर सकते हैं। इसको हम बायोस्फीयर रिजर्व कहते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व को यूनेस्को सर्टिफाइड करता है, यूनेस्को करता है। यूनेस्को का मतलब है बेटा यूनाइटेड नेशंस, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये यूनेस्को, ये वर्ल्ड की एक ऐसी संस्था है जो मान्यता देती है कि हाँ भाई बायोस्फीयर रिजर्व आपका मान्य है, फिर वो सपोर्ट भी करती है। इस समय हमारे यहाँ जो बायोस्फीयर रिजर्व है उसमें 9 बायोस्फीयर रिजर्व को यूनेस्को ने मान्यता दे रखी है। किसने मान्यता दे रखी है? यूनेस्को ने। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को से सर्टिफाइड नहीं है या है? तो सिर्फ अगर आपको है वाले पता है तो आप रीजनिंग लगा देंगे कि जो इतने हैं तो उसको छोड़ करके जो नहीं है वो नहीं होंगे। तो सिर्फ आपको 9 याद कर लेने हैं कि जिनको यूनेस्को ने मान्यता दे रखी है वो कौन कौन से बायोस्फीयर रिजर्व है, आप आसानी से उनको कर लेंगे। वो अभी हम बताएंगे। तो आप किस प्रकार से उनको तैयार करेंगे उसके लिए मैं आपको एक प्रोसेस बताता हूं। पहले आप यहाँ पर सुन लीजिए, ठीक है? बायोस्फीयर रिजर्व समझ में आ गया? बायोस्फीयर रिजर्व एक ऐसी नेचुरल घटना है जहां पर हम ट्राइबल लोग को आजादी दे देते हैं कि आप अपनी जिस तरीके से जंगल में जीवन यापन करते हैं आप कर सकते हैं, लेकिन आप ट्रेड नहीं कर सकते। नेशनल पार्क में कोई भी इवन ट्राइबल तक को छूट नहीं है, कोई प्राइवेट एक्टिविटी सब प्रोहिबिटेड है। जो जहां पड़ा है, जैसा पड़ा है वैसे ही पड़ा रहेगा। आदित्य, गेट इट? यस बेटा, ऑलवेज अराउंड द नेशनल पार्क। जो कभी ना कभी नेशनल पार्क रहे होंगे उसके चारों तरफ बाहर के एरिया। यस यस बेटा, बिल्कुल, एब्सोल्युटली हंट। ट्राइबल पीपल हंट कर सकते हैं लेकिन नेशनल पार्क में नहीं, नेशनल पार्क में नहीं जा सकते। इसके बाहर का जो एरिया है जहां पर इनको दिया गया है कि आप यहाँ की लकड़ी, यहाँ का खाना, यहाँ सब कुछ आप नेचुरल तरीके से कर सकते हैं, लेकिन ये नेशनल पार्क में ये भी नहीं जा सकते हैं ट्राइबल लोग भी। तो ये मान लीजिए ये नेशनल पार्क है, इसके चारों तरफ की जो बाउंड्री है यहाँ पर इनकी एक्टिविटी चल सकती है, लेकिन नेशनल पार्क के अंदर इसकी एक्टिविटी नहीं चलेंगी। राइट। अब देखिए, तो हम लोगों ने देखा यहाँ पर एक नेशनल पार्क बायोस्फीयर रिजर्व है रन ऑफ कच्छ।
इसको कहते हैं रन ऑफ कच्छ गुजरात में, रन ऑफ कच्छ, रन ऑफ कच्छ है बेटा, रन ऑफ कच्छ। तो रन ऑफ कच्छ यहां पर हमारा एक बायोस्फीयर रिजर्व है सिक्किम में। सिक्किम में आपको पहाड़ी बताई थी, उस पहाड़ी का नाम क्या है? कंचनजंगा, कंचनजंगा। तो उस पहाड़ी के नाम पर ही बायोस्फीयर रिजर्व बना हुआ है जिसका नाम कंचनजंगा है। तो आपको कितने बायोस्फीयर रिजर्व बता दिए? 17 बायोस्फीयर रिजर्व। कितने बायोस्फीयर रिजर्व हो गए बेटा? 17। एक मिनट लिख लीजिए, सब बना लीजिए आप लोगों, है ना? ओके। नीलगिरी, नंदा देवी, नोकरेक, ग्रेट निकोबार, मन्नार की खाड़ी, मानस, सुंदरवन, मानस और सुंदरवन, सुंदरवन, सिमलीपाल, शिमले, दिब्रू साइखोवा, दिहांग दिमांग, पंचमढ़ी, कंचनजंगा, अगस्त मलाई। एक 18वां है जो अगस्त मलाई है। तमिलनाडु में एक जगह है अगस्त मलाई, अगस्त मलाई, अगस्त मलाई। ये 18 आशीष, ये बायोस्फीयर रिजर्व है 18। बिल्कुल मिल सकता है बेटा। अच्छा, अगर नहीं समझ पा रहे हो हम आपको यहां लिखवा दे रहे हैं। ओके, जो लोग पहले इसको बना लीजिए, अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो हम एक नेक्स्ट टाइम पे उस पेज पे बना दे रहे हैं। ओके, बिल्कुल। आई एम टेलिंग यू देवेश, कौन से 9 जो है वो सर्टिफाइड है। अब देखिए कौन कौन से बायोस्फीयर रिजर्व इसमें सर्टिफाइड है। हम सीधे यहां से एक, आप देखिए अगर आप मैप बना रहे हैं तो हम यहां से एक ऐसे ड्रा करते हैं और ड्रा करने के बाद में ये इतना ड्रा करते हुए इसको ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं। एरिया खींच लेते हैं। जैसे ये एरिया खींचा तो इसमें हमको सुंदरवन कितने हो गए? नंदा देवी 1 2 3 4 5 6 7। तो देखो इसमें जो मान्यता प्राप्त है, दूसरा कलर ले लेते हैं। नंबर 1 नंदा देवी, नंबर 2 पंचमढ़ी, नंबर 3 अमरकंटक, नंबर 4 नीलगिरी, नंबर 5 गल्फ की खाड़ी, नंबर 6 ग्रेट निकोबार, नंबर 7 सिमलीपाल, नंबर 8 सुंदरवन, नंबर 9 नोकरेक। ये 9 यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त है बेटा। These 9 are the UNESCO certified. These 9 are UNESCO certified. कौन कौन से यूनेस्को सर्टिफाइड है हम साइड से लिखे दे रहे हैं। ओके, लुक। नंबर 1 नंदा देवी, नंदा देवी। नंबर 2 पंचमढ़ी, पंचमढ़ी। नंबर 3 अचनक मारक। अमरकंटक का जो है उसको अचनक मारक कहते हैं बेटा, अचनक मारक। अमरकंटक का जो हमने यहाँ लिखवाया है इसको अचनक मारक के नाम से है। अमरकंटक में ही है लेकिन उसका नाम बायोस्फीयर रिजर्व अचनक मारक के नाम से मिलेगा। नंबर 4 नीलगिरी, नीलगिरी। ये सब वो हैं जो यूनेस्को से सर्टिफाइड हैं। नमा बेटा नोकरेक है, अम्बेर नोकरेक। 9th one इज द नोकरेक, हम लिखवा दे रहे हैं इधर। लुक, नंबर 5 गल्फ ऑफ मन्नार,
गल्फ ऑफ मन्नार। नंबर 6 ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार। नंबर 7 हमारा है सिमलीपाल, सिमलीपाल। नंबर 8 सुंदरबन। नंबर 9 नोकरेक, नोकरेक। ठीक है बेटा। देखो नंदा देवी कहाँ है? उत्तराखंड में। पंचमढ़ी अचानक मारक ये है उत्तराखंड में, उत्तराखंड। ये दोनों हैं एमपी में। ये केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक। गल्फ ऑफ मन्नार तमिलनाडु, ग्रेट निकोबार अंडमान निकोबार, सिमलीपाल उड़ीसा में, सुंदरवन वेस्ट बंगाल में, नोकरेक मेघालय में। तो आपसे आमेर, अंबर, अंबर नंबर 9 इज द नोकरेक। ओके, तो there are 3 questions coming from this part. नंबर 1, ये लोकेटेड कहाँ है, किस राज्य में है? तो आपको राज्य भी पता होना चाहिए। निम्नलिखित में से कोई 4 दे देगा और कह देगा इसमें से किसको यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है, तो आप तुरंत बता देंगे कि कौन सा यूनेस्को द्वारा सर्टिफाइड नहीं है, कौन सा यूनेस्को द्वारा सर्टिफाइड नहीं है। अब इसमें सबसे बड़ा बेटा देख लो, सबसे बड़ा कौन सा है? लार्जेस्ट वन और स्मॉलेस्ट वन, लार्जेस्ट वन और स्मॉलेस्ट वन। सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व, सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व। पहले आप लिख लीजिए सब है। 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं टिल नाउ। आउट ऑफ दीज 18, 9 आर यूनेस्को सर्टिफाइड। आउट ऑफ दिस ग्रेट निकोबार इज वेरी रिसेंटली इंक्लूडेड इन दिस। मई 2015 में शामिल किया गया रिसेंटली। तो टोटल 9 हो गए। तो देयर आर क्वेश्चंस कमिंग फ्रॉम दिस पोर्शन। ओके, आप नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये 9 हो गए, 9 और हैं, अगर उनको भी हम लिखवा देते हैं। आप लोगों ने नोट कर लिया यहाँ पर, इसको हटा देते हैं। ये जो 9 सर्टिफाइड है, इनके अलावा जो 9 हैं उनको भी हम लिखवा देते हैं। नंबर 1 कोल्ड डिजर्ट, कोल्ड डिजर्ट कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। रन ऑफ कच्छ, रन ऑफ कच्छ कहाँ है? गुजरात में, गुजरात। तीसरा पन्ना, मध्य प्रदेश। चौथा शेषाचलम, शेषाचलम आंध्र प्रदेश। नंबर 5 शेषाचलम के बाद 5वां अगस्त मलाई, अगस्त मलाई तमिलनाडु, तमिलनाडु। छठा कंचनजंगा सिक्किम, सिक्किम। 7वां दिब्रू साइखोवा, नंबर 8 मानस, नंबर 9 दियांग दिबांग, दियांग दिबांग। These 9 are not UNESCO certified. ये यूनेस्को द्वारा सर्टिफाइड नहीं है। Let us move on. Look, अब आते हैं हम लोग नेशनल पार्क, नेशनल पार्क। एक नेशनल पार्क है दचिगम। ओके, लार्जेस्ट वन, स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट। स्मॉलेस्ट दिब्रू साइखोवा, दिब्रू
साइकोबा, लार्जेस्ट वन मन्नार की खाड़ी, गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ मन्नार, this is the largest one, this is the smallest one. Its area is 765 square kilometer, its area is 10,500 square kilometer. Largest one and smallest one, ये हमारे क्या है, बायोस्फीयर रिजर्व. ओके, हैव यू रिटन बेटा? सब लोगों ने नोट कर लिया? ओके. नेशनल पार्क. नेशनल पार्क में मैं पूछने जा रहा हूं कि भाई वेरी सिंपल क्वेश्चंस आते हैं आपके. जैसे आपसे पूछा जाएगा वेदांतगल नेशनल पार्क, वेदांतगल नेशनल पार्क कहां पे है? वेदांतगल तमिलनाडु. वेरी गुड बेटा. नागरहोल नेशनल पार्क कर्नाटका. वेरी गुड. किश्तवाड़ नेशनल पार्क कश्मीर. ओके. दचिगम not Dachigam beta, no, not Uttarakhand. Dachigam. Salim, all these three in Kashmir beta. किसमें? कश्मीर में. Dachigam, किश्तवाड़ and Salim. हेमिस ये भी जम्मू कश्मीर में है. ये चारों जम्मू कश्मीर में. ओके. J&K. ओके. डाम्फा नेशनल पार्क. हेमिस बेटा, हेमिस नेशनल पार्क. Silpa. Got it? Last one is the Hemis. Okay. Damphah National Park, located in which state? Damphah. अरुणाचल प्रदेश में बेटा नामदफा है. नामदफा अरुणाचल प्रदेश में है. ओके बेटा आशीष, हम पूछ रहे हैं डाम्फा नेशनल पार्क. मिजोरम. डाम्फा मिजोरम में. एक बेटा हुआ तैरता हुआ नेशनल पार्क. बेटा केबुल लामझाओ. केरला में नहीं है, मणिपुर. गुड. केबुल लामझाओ ये मणिपुर में है. किस झील पर बना हुआ है? ऑन विच झील इट इज लोकेटेड? लोकटक. गुड. मणिपुर लोकटक लेक. वेरी गुड. So look, I am going to tell you the national park in India, okay? So that you are easily to locate these things, right? Okay. Hemis, Kishtwar, Salim, and this is Dachigam. These four नेशनल पार्क लोकेटेड इन जम्मू कश्मीर. ये चारों कहाँ हैं? जम्मू, J&K.
J&K। यहां पर हमारा राजस्थान है। राजस्थान में आप देख रहे हैं घना नेशनल पार्क, रणथंभौर राजस्थान में हम बता रहे थे घना, रणथंभौर और सरिस्का। रणथंभौर और सरिस्का। उसके बाद में मैंने आपको बताया था उत्तराखंड में कॉर्बेट नेशनल पार्क। कौन सा? कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? उत्तराखंड। यूपी उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क। उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पे है? यूपी में। दुधवा नेशनल पार्क यूपी। गुजरात में गिरी है, गिरी नेशनल पार्क। गिरी नेशनल पार्क गुजरात। महाराष्ट्र में मालेगांव, मालेघाट नेशनल पार्क। मालेघाट। कर्नाटक में बांदीपुर। कौन सा है? बांदीपुर। एक और है जिसका नाम है बन्नेरघट्टा। बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क। बन्नेरघट्टा को राजीव गांधी नेशनल पार्क भी कहते हैं। बन्नेरघट्टा को हम राजीव गांधी नेशनल पार्क भी कहते हैं। बांदीपुर और बन्नेरघट्टा ये दोनों कहाँ हैं? ये दोनों कर्नाटक में है। नागरहोल एक और है जिसका नाम है नागरहोल। ये भी कर्नाटक में है। कर्नाटका। तो कर्नाटका में बांदीपुर नेशनल पार्क, नागरहोल नेशनल पार्क, बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क। केरल में पेरियार है। केरल में पेरियार नेशनल पार्क। पेरियार नेशनल पार्क। केरल नेशनल पार्क। राइट। इंद्रावती यहाँ पर कौन सा है? इंद्रावती नेशनल पार्क कहाँ है? छत्तीसगढ़ में इंद्रावती इज द रिवर आल्सो। नदी का नाम भी इंद्रावती है और छत्तीसगढ़ में नेशनल पार्क भी है इस नाम से, इंद्रावती के नाम से। ओके, नेक्स्ट देखिए। तो हम बता रहे हैं कि नागरहोल ये सब तीनों कहाँ हैं? तमिलनाडु में एक नेशनल पार्क अभी मैंने बताया था, पूछा था तो आप किसी ने सही जवाब दिया था, वेदांतगल कई बार पूछा गया। वेदांतगल तमिलनाडु में है। एक और तमिलनाडु में है जिसे हम गिंडी कहते हैं, गिंडी, GUINDY, गिंडी नेशनल पार्क। तो गिंडी नेशनल पार्क और वेदांतगल ये दोनों तमिलनाडु में हैं।
दोनों कहाँ है? तमिलनाडु में। लुक, कोई डाउट हो तो बेटा पूछिए, इनमें से कहीं समझ में नहीं आ रहा है ना? कॉर्बेट नेशनल पार्क, दुधवा नेशनल पार्क, इंद्रावती, मालेघाट। ओके ओके, यहाँ पर देखो, असम में एक है काजीरंगा, असम में एक है काजीरंगा, काजीरंगा। ब्लैक बक नेशनल पार्क दचगम बेटा, ब्लैक बक नेशनल पार्क दचगम, काजीरंगा। अभी हम सब बताएंगे कि ये नेशनल पार्क किस किस लिए पॉपुलर है। आई एम जस्ट टेलिंग यू कि ये नेशनल पार्क कहाँ है, कौन सा। जैसे स्टैग हिरन के लिए दचगम जो पार्क नेशनल पार्क है वो वर्ल्ड में फेमस है। कौन सा नेशनल पार्क में क्या मिलता है? ओके, आई विल टेल यू शिल्पा। काजीरंगा नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क असम में है। काजीरंगा नेशनल पार्क असम में है। यहाँ पर मणिपुर है, इस मणिपुर में एक झील है लोकटक, लोकटक झील। इस झील पर एक तैरता हुआ नेशनल पार्क है जिसे हम फ्लोटिंग नेशनल पार्क कहते हैं। दिस फ्लोटिंग नेशनल पार्क जो है इसी का नाम केबुल लामझाओ है। इट्स नेम इज केबुल लामझाओ, केबुल लामझाओ। ये दुनिया का अद्भुत नेशनल पार्क है जहां पर जो आइलैंड है वो तैरते हुए हैं। तैरता हुआ नेशनल पार्क के लोकटक झील पे केबुल लामझाओ। एक यहाँ पर गोवा में है, गोवा में, गोवा में, गोवा में कौन सा नेशनल पार्क है बताएगा शिल्पा? टेल मी, गोवा में कौन सा नेशनल पार्क है? गोवा में कौन सा नेशनल पार्क है? गोवा में बेटा एक नेशनल पार्क है जिसे हम महावीर नेशनल पार्क कहते हैं। महावीर नेशनल पार्क, नेशनल पार्क, महावीर नेशनल पार्क। ये बहुत ही अद्भुत नेशनल पार्क है गोवा का। इस नेशनल पार्क की खासियत यह है कि यहाँ पर रात में लोमड़ी ऐसी आवाज करते हैं जिससे आपकी डर जाएंगे, डरावनी आवाज करते हैं। ठीक है, महावीर नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो ये उसमें गोवा में। कुछ योजनाएं हैं, योजनाएं, योजना प्लान्स कब शुरू हुए? बाघ परियोजना, बाघ परियोजना यानी कि टाइगर प्रोजेक्ट, टाइगर प्रोजेक्ट कब शुरू हुआ? एनीबडी? बाघ परियोजना टाइगर प्रोजेक्ट प्लान कब शुरू किया गया? 1 जुलाई 1973। 2010 में जनगणना के अनुसार 1706 बाघ थे, टाइगर थे हमारे देश में। 1970, वेरी गुड बेटा पटेल, 1973।
बाघ प्रोजेक्ट परियोजना 1 जुलाई 1973। दूसरी परियोजना गिरि सिंह परियोजना, गिरि सिंह परियोजना, परियोजना प्रोजेक्ट, परियोजना मीन्स प्रोजेक्ट, गिरि सिंह प्रोजेक्ट, गिरि सिंह प्रोजेक्ट। ये कब शुरू किया गया? गिरि सिंह परियोजना ये गुजरात में है, गुजरात में। यहाँ पर एशियाई बब्बर शेर पाया जाता है, एशियाटिक लॉयन, एशियाटिक लॉयन, एशियाटिक लॉयन। एशियाटिक बब्बर शेर सिर्फ और सिर्फ गिरी में पाया जाता है, बाकी किसी भी नेशनल पार्क में एशियाटिक लॉयन नहीं पाया जाता। एशियाटिक लॉयन पाए जाते हैं, एशियाटिक बब्बर शेर पाए जाते हैं। दूसरी है तीसरी परियोजना हाथी परियोजना, हाथी परियोजना। हाथी परियोजना का मतलब एलिफेंट प्रोजेक्ट, एलिफेंट प्रोजेक्ट। एलिफेंट प्रोजेक्ट 7 दिसंबर 1992 को शुरू किया गया। 7 दिसंबर 1992 को हाथी परियोजना शुरू की गई। ये झारखंड में शुरू की गई। कहाँ शुरू की गई थी? झारखंड, झारखंड में। स्टार्टेड इन झारखंड। और हाथी का सबसे बड़ा कौन सा है? पेरियार, पेरियार नेशनल पार्क। गिरि सिंह प्रोजेक्ट डेट बेटा बाद में बता देंगे, हमें इस समय याद नहीं आ रही है। सैलिस, ओके, सैलिस आई विल टेल यू लेटर ऑन, ओके। हाथी परियोजना प्लान यानी कि एलिफेंट प्रोजेक्ट 7 दिसंबर 1992 को शुरू किया गया। और जो पेरियार जो नेशनल पार्क बताया आपको केरल में है, वो सिर्फ हाथियों के लिए डिवोटेड, यानी कि वहां पर सबसे ज्यादा हाथी हैं। कस्तूरी मृग, कस्तूरी मृग परियोजना, कस्तूरी मृग परियोजना, कस्तूरी मृग परियोजना। ये 1970 में स्टार्ट हुई थी, 1970, 1970। ये हिमाचल प्रदेश में, ये कस्तूरी मृग परियोजना हिमाचल प्रदेश की है, हिमाचल प्रदेश। लाल पांडा नाम सुना होगा आपने। कौन सी परियोजना? लाल पांडा परियोजना, लाल पांडा, लाल पांडा, लाल पांडा परियोजना 1996। ये परियोजना सिक्किम में, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में चलाई गई। परियोजना सिक्किम अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम अरुणाचल प्रदेश में चलाई गई। गैंडा परियोजना, गैंडा परियोजना, गैंडा परियोजना 1987 की है, 1977। घड़ियाल परियोजना 75 की है, घड़ियाल परियोजना 1975, घड़ियाल परियोजना। कछुआ परियोजना भी 75, कछुआ संरक्षण परियोजना, कछुआ संरक्षण परियोजना ये भी 1975 की है।
कछुआ संरक्षण परियोजना। कछुआ भीतरकनिका एक जगह है, भीतरकनिका ये जगह है आपकी उड़ीसा में। कहाँ जगह है? उड़ीसा में, जहां पर सबसे ज्यादा कछुए पाए जाते हैं, इसीलिए वहां पर कछुआ संरक्षण परियोजना शुरू की गई थी। कछुआ संरक्षण परियोजना शुरू की गई थी। तो आपने देखा लाल पांडा परियोजना, गैंडा परियोजना, घड़ियाल कछुआ परियोजना, ये परियोजनाएं कब शुरू की गई। तो बेटा आज हम लोगों ने परियोजनाएं सारी पढ़ ली, कौन कौन सी परियोजनाएं, प्लस हमने आपको नेशनल पार्क सारे बता दिए। बायोस्फीयर रिजर्व आपको मैंने बताया 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, जिसमें से आपको 9 जो बायोस्फीयर रिजर्व हैं वो यूनेस्को द्वारा सर्टिफाइड है। प्लस आज हमने आपको पूरा क्लाइमेट पढ़ाया कि किस क्लाइमेट की वजह से कहां पर रेनफॉल होता है, लानिनो और एलनिनो का इफेक्ट हमारे क्लाइमेट मानसून पर क्या क्या पड़ता है। ये सारी चीजें आज हम लोगों ने डिस्कस की। तो नेक्स्ट टाइम पे हम लोग रिवर प्रोजेक्ट के बारे में पढ़ेंगे, किस रिवर पर कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं, प्लस कौन कौन से नेशनल पार्क में क्या क्या खास खास चीजें मिलती हैं, जैसे वन राइनोसोर्स, वन हॉर्न का, एक हॉर्न का, कौन कौन से स्पेशल नेशनल पार्क हैं, जिनमें से आज मैंने बताया। तो आपको स्टेट के बारे में पूछा जाता है कि बेदंतिगल कहाँ है, जितने भी नेशनल पार्क हैं, गिंडी नेशनल पार्क कहाँ है, तो आप सबको याद हो गया होगा। सो इट इज वेरी इम्पोर्टेंट कि आप पढ़ने का तरीका सीखिए कि किस तरीके से हमें आसानी से याद होता है। अगर आप डायग्राम बना करके, मैप बना करके याद करेंगे तो ये सारी चीजें बहुत जल्दी याद हो जाएंगी और आप बहुत आसानी से